गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आदित्य कुमार। हम लोगों ने पहले भी क्लास 7 में मैंने क्लास लिया था ऑनलाइन, तो आप लोग आज हम लोग क्लास 8 का है। तो आदित्य सर मैं हुआ, तो मैं आज आप लोगों को वापस से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है, जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो जो हमारे बुक है, जैसे सोशल साइंस जो बुक है वो उसका हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, चैप्टर 2 पढ़ना है। तो उस चैप्टर का नाम क्या हुआ? कॉलोनियल कॉलोनियल रूल इन इंडिया, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड, तो चलो रुक जाओ। कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो आज का टॉपिक क्या है आपका? कॉलोनियल रूल इन इंडिया। देखिए, जब सोसाइटी के बारे में हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं कि 1600 पहले का सोसाइटी और 1600 के बाद का सोसाइटी, मतलब 1600 के पहले का सोसाइटी और 1600 के बाद का सोसाइटी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो पहले ट्रेड हुआ करता था वो मेनली लैंड रूट से हुआ करता था। लैंड रूट से क्या आपको अगर समझना है ट्रेड को, तो अगर वर्ल्ड मैप आप देखिएगा तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप को 3 पार्ट आता है। पहला पार्ट आपका क्या आ गया? यूरोप का पार्ट आ गया, ठीक है। पहला पार्ट आपका यूरोप का आ गया, ये आपका अफ्रीका का पार्ट आता था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आपका एशिया आ गया। तो जो पहले जो ट्रेड किया जाता था, जो फर्स्ट ट्रेड किया जाता था हमारी सोसाइटी में, तो वो क्या किया जाता था? वो सिल्क रूट से किया जाता था, ये रूट से, ठीक है। तो इस रूट से ट्रेड करने में दिक्कतें ये आती थी कि क्या होता था कि यहाँ पर आपको जो टर्किश एम्पायर हुआ करता था, टर्किश एम्पायर, ठीक है। इसके अलावा बीच में जो अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे एरिया आया करते थे। तो जब भी आप किसी ट्राइब से पास करते हैं तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ता था? वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता था। तो दिक्कतें आती थी, ट्रेड करने में दिक्कतें आती थी। लेकिन एक चेंज आया आफ्टर 1600। कब चेंज आया है? आफ्टर 1600। अब देखिए क्या चेंज आया। हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? 1600 से पहले का हम आपको कि ट्रेड किस किस रूट से किया जाता था ये क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे का एक रीजन है। देखिए, अगर आप 1600 से पहले का हम ट्रेड देख रहे हैं तो एशिया से अगर यूरोप को ट्रेड करना है, तो यूरोप से टर्की से पार करना पड़ेगा, टर्की से ईरान, ईरान से अफ्रीका, अफ्रीका से एशिया आपको आना था। इसको हम लोग पहले सिल्क रूट भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये हम रूट आपको क्यों बता रहे हैं? हम क्या 1600 में क्या हुआ? तो 1600 में एक चेंज आया। 1600 में ये चेंज आया कि यूरोप से एशिया ट्रेवल करने के लिए एक न्यू रूट को डिस्कवर किया गया। आप लोगों ने पहले से जाना होगा कि रूट रूट टू इंडिया डिस्कवर्ड बाय वास्को डिगामा, ठीक है। तो ये जो रूट डिस्कवर किया गया यूरोप से लेके एशिया आने के लिए, वो कौन सा रूट था? तो पहले आप लोग यूरोप से अफ्रीका जाते थे। अफ्रीका में एक यहाँ पर टाउन था जिसका नाम था केप टाउन। अफ्रीका में एक टाउन था जिसका नाम था क्या? केप टाउन। तो पहले यूरोप से हम लोग केप टाउन आते थे और केप टाउन से हम लोग साउथ एशिया आते थे, ठीक है। तो ये एक न्यू रूट को डिस्कवर किया। अब न्यू ट्रेड हुआ, न्यू ट्रेड हुआ, तो वहाँ पर न्यू ट्रेड आने के कारण कुछ चेंजेज आए सोसाइटी में। सोसाइटी में क्या चेंजेज आए उसके बारे में हम लोगों ने, कैसे इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंडिया से एक कॉलोनियल इंडिया बन गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये सब जानेंगे। देखिए यहाँ पर, अब देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग को समझते हैं कि ये क्या आइडियोलॉजी थी, कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी थी, कौन सी ऐसी एक आइडियोलॉजी थी जो जिसने सोसाइटी को चेंज किया, ठीक है। जैसे अभी हम बात की कि सर आपने बताया कि 1600 के बाद एक नया ट्रेड रूट डिस्कवर किया गया, लेकिन अगर ट्रेड रूट डिस्कवर किया गया तो कॉलोनी इंडिया एक कॉलोनी कैसे बन गया? कौन सा उस प्रोसेस से हम लोग गुजरे हैं जिसके कारण इंडिया को एक कॉलोनी कहना पड़ गया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ते हैं, एक आइडियोलॉजी था, एक ऐसा आइडियोलॉजी जिससे कॉलोनी के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा एक पूरे वर्ल्ड को कॉलोनी बना दिया गया। क्यों? इस आइडिया के कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्केंटलिज्म, ठीक है। इस आइडिया का क्या नाम है? मर्केंटलिज्म। तो मर्केंटलिज्म आइडिया क्या है इसके बारे में जाने कि मर्केंटलिज्म क्यों कहते हैं, ये आइडिया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए, ये जो आइडिया था ये दिया गया था स्कॉटिश इकोनॉमिक्स जो थे, वो एडम स्मिथ के द्वारा। आप लोगों ने नाम सुना होगा एडम स्मिथ का पहले भी, ठीक है। वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने ये आइडिया दिया कि अगर आपको आपको अगर अपना डेवलपमेंट करना है, अगर आपको अपना डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको फॉरेन ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, फॉरेन ट्रेड बढ़ाएगा तो आप किसी के साथ ट्रेड कीजिए तो वो भी आपके साथ ट्रेड ट्रेड करेंगे, हाँ। अगर आप किसी को सामान बेच रहे हैं तो वो उससे आप सामान खरीदेंगे ट्रेड में, हाँ। तो लेकिन अगर हम फेवरेबल ट्रेड चाहते हैं, अगर हम फेवरेबल ट्रेड चाहते हैं तो हम कॉलोनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। क्या स्टैब्लिश कर सकते हैं? कॉलोनी। अब कॉलोनी क्या होता है, ठीक है। उससे पहले समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या था। तो मर्सेंटेलिज्म, मर्केंटलिज्म, ठीक है, मर्केंटलिज्म, या फिर इसको मर्केंटलिज्म के अलावा हम लोग इसको बोलते हैं कॉमर्शियलिज्म। कॉमर्शियलिज्म का मतलब क्या हुआ? किसी प्रोडक्ट को कॉमर्शियल कर देना, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा? अगर किसी प्रोडक्ट को, किसी हम ट्रेड कॉमर्शियलिज्म कर देते हैं, कॉमर्शियल कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मर्केंटलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट रेगुलेटेड मोनोपोली, अब मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया था? इस आइडिया को दिया था एडम स्मिथ ने। इस आइडिया को दिया था एडम स्मिथ ने।
और इस आइडिया में क्या था कि स्टेट जो होगी वो ट्रेड पे मोनोपोली करेगी, ट्रेड पे मोनोपोली करेगी, मतलब सिंपल समझिए कि ट्रेड को बढ़ावा देगी, ट्रेड को बढ़ावा देगी ताकि अपना डेवलपमेंट हो सके दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पे खुद का डेवलपमेंट करने के लिए, खुद का डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, ये आइडिया जो मर्केंटिलिज्म का आइडिया था इसको लाया गया। ठीक है, अब देखिएगा इसको, ये क्या था, ये फ्री ट्रेड का जो आइडिया था इसका ठीक अपोजिट है। ठीक है, फ्री ट्रेड में क्या कर रहे हैं, हम आपको सामान बेच रहे हैं, हम आपसे सामान ले रहे हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड में क्या हो रहा है कि हम आपको सामान बेच रहे हैं, हम आपसे सामान ले रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फ्री ट्रेड। इसमें क्या, यहाँ पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा, कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, नॉर्मली इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। लेकिन यहाँ पर जो मर्केंटिलिज्म का आइडिया था उसमें ये जो आइडिया था इसमें था कि आपको चीप एक्सपोर्ट करना है, मतलब जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप सामान बेच रहे हैं, वो सामान आप सस्ता बेचेंगे। और ठीक है, और जो अब देखिए सस्ता सामान बेचना है तो उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम अपना सामान जो है, हम अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बेचना चाहते हैं चीप में, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक चीप रॉ मटेरियल चाहिए, चीप लेबर चाहिए। तो चीप रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जाएगा, क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल बनाने में तो खर्च आएगा ही, जो मिनिमम अमाउंट है रॉ मटेरियल बनाने में। तो कहा गया क्यों ना हम लोग चीप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें। अब देखिए आप कहीं से आप जाइएगा किसी से सामान लेने के लिए, तो उसको बोलिए कि हम आपसे रॉ मटेरियल खरीदा चाहते हैं, तो आपको एक प्राइस कोट करेगा कि ये प्राइस है, आपको इतने प्राइस में ये रॉ मटेरियल मिलेगा। लेकिन मान लीजिए उस पे आपका फुल कंट्रोल है, उस सोसाइटी को आप कंट्रोल करते हैं, वो सोसाइटी आपकी एक कॉलोनी है जिसमें आप अपने हिसाब से रूल बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से रॉ मटेरियल का इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका इंपोर्ट है, जो आपका रॉ मटेरियल का इंपोर्ट है, रॉ मटेरियल का जो आपका इंपोर्ट है, ठीक है, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका कॉस्ट गिर जाएगा। हाँ, उसका कॉस्ट क्या होगा, डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। तो देखिए अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट गिरेगा, कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, उसका भी कॉस्ट कम होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है मर्केंटिलिज्म में क्या हो रहा है। मर्केंटिलिज्म में सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा, फ्री ट्रेड नहीं हो रहा। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता था, इम्पोर्ट्स पे कोई ड्यूटी नहीं लगाया जाता था, एक्सपोर्ट से कोई ड्यूटी नहीं लगाया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर रॉ मटेरियल जो हो रहा है वो उसको सस्ते में इंपोर्ट किया जा रहा है, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको भी सस्ते में बेचा जा रहा है, ताकि आपके जो फॉरेन मार्केट है उसको फ्लड किया जा सके। फ्लड करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं एक साड़ी है, एक साड़ी है जिसको बनाने का कॉस्ट 100 रुपीज है। ठीक है, एक सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट है 40 रुपीज है। लेकिन हम कॉटन का जो इम्पोर्ट कर रहे हैं 40 रुपीज का, अगर हम अपने कंट्री में उस रॉ मटेरियल को बनाते हैं तो वो हमको 40 रुपीज पड़ता है। लेकिन हम किसी फॉरेन नेशन में जाते हैं, वहाँ पर हम बोलते हैं कि आप जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम लोग खरीदेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। तो बोला वो फाइनल प्राइस कोट किया कि देखिए रॉ मटेरियल बनाने का खर्च हमको 10 रुपीज है, 30 रुपीज है, 10 रुपीज प्रॉफिट ऐड करने पे हमको टोटल 40 रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं हम आपको 20 रुपीज देंगे, वो बोला हम आपको नहीं बेचेंगे, तो आप क्या कि उससे जबरदस्ती खरीद रहे हैं। ठीक है, अब जबरदस्ती खरीद रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो वहाँ की सरकार है, वहाँ पे जो भी वहाँ पे जो सब सरकार है या किंग है, जो क्वीन है, वो आपको रोकेगी ऐसा करने से। लेकिन अगर आप उस गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, उस सोसाइटी के गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो क्या होगा, वहाँ से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ की गवर्नमेंट ही आपके कंट्रोल में, वहाँ का किंग ही आपके कंट्रोल में, या वहाँ के किंग जो है वहाँ के कंट्रोल में, तो जैसे ही वो 40 का बेच रहा है, 40 जो नॉर्मल प्राइस है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, 20 में भी उससे खरीद सकते हैं, 10 में भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वहां से चीप इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट आया, चीप इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट आया, और चीप एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आया। मतलब सस्ते में खरीदो और सस्ते में ही फॉरेन मार्केट को फ्लड कर दो, ताकि वहाँ की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाए, वो इकोनॉमी आप पर सिर्फ डिपेंडेंट हो। समझ में आ रहा है मर्केंटिलिज्म क्या हो रहा है। हाँ, मर्केंटिलिज्म का सिंपल मतलब कि आप फॉरेन फॉरेन इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी जगह से जो कॉलोनी का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास आया। ठीक है, अगला टॉपिक है कि कॉलोनी का कॉन्सेप्ट आया, तो क्या डायरेक्ट कॉलोनी का कॉन्सेप्ट आया, नहीं, कॉलोनी का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट नहीं आया। जैसे इंडिया में जब न्यू रूट डिस्कवर किया गया, इंडिया के लिए जो न्यू रूट डिस्कवर किया गया वास्को डी गामा का, वास्को डी गामा ने जो इंडिया का न्यू रूट डिस्कवर किया, कौन सा रूट था पहले आपको बताएं कि कहा, यूरोप से, यूरोप से हम लोग कहाँ जा रहे थे, अफ्रीका जा रहे थे। ठीक है, अफ्रीका से, अफ्रीका से हम लोग इंडिया आ रहे थे। अफ्रीका में हम लोग कहाँ जा रहे थे, अफ्रीका में हम लोग कहाँ जा रहे थे, केप टाउन। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि अफ्रीका में वास्को डी गामा ने कहाँ पे आया था, तो केप टाउन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब कहा गया कि सर, आप कहें कि सर, तो ये जो न्यू रूट डिस्कवर किया गया है, तो कहाँ, इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं हम लोग कि ये जो न्यू रूट डिस्कवर किया गया, यहाँ पे कहा गया कि इसको इस रूट से हम लोग ट्रेड करेंगे।
लेकिन वहाँ की जो सरकार थे, वहाँ के जो क्यून थे, उन्होंने फैसला किया, वहाँ के जो नोवर्स थे, इंग्लैंड के नोवर्स थे, उन्होंने फैसला किया कि नहीं, ये जो न्यू रूट डिस्कवर हुआ है, इसके लिए हम एक प्रॉपर कंपनी को फॉर्म करेंगे। उस कंपनी का नाम क्या होगा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट इज EEIC। EEIC, दैट इज इंग्लिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस कंपनी का पहले फॉर्मेशन कब हुआ? इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ 1600 में। इस्टेब्लिश किया गया था 31 दिसंबर 1600 बाय रॉयल चार्टर। अब कहिएगा सर, व्हाट इज रॉयल चार्टर? हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो रॉयल चार्टर के द्वारा किया गया था। तो रॉयल चार्टर क्या होता है? चार्टर, ये जो वर्ड है, हाँ, चार्टर का मतलब सिंपल सिंपल लैंग्वेज में चार्टर को हम लोग कहेंगे ऑर्डर। तो जो क्यून के द्वारा जो डायरेक्ट ऑर्डर पास किया जाता था, तो हम लोग क्या बोलते थे? रॉयल चार्टर। रॉयल का मतलब क्या हुआ? किंग, किंग और क्यून के द्वारा ऑर्डर दिया गया है। रॉयल का मतलब किंग और क्यून के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रॉयल। और चार्टर का मतलब ऑर्डर। ठीक है, चार्टर का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर। ये किसके द्वारा इशू किया गया था? क्वीन एलिजाबेथ वन। यहाँ पे हमेशा नाम रखिएगा, याद रखिएगा, क्वीन एलिजाबेथ वन, क्योंकि इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ टू आया। यहाँ पे फोटो भी है, देखिए, क्वीन एलिजाबेथ वन का है ना फोटो। हाँ, मैंने लगा दिया था आप लोगों को देखने के लिए। सी इज क्वीन एलिजाबेथ वन। तो जो रॉयल चार्टर आया 1600 में, उसने एक कानून पास किया कि जो भी ट्रेड ईस्ट इंडिया से होगा, मतलब जो भी ट्रेड ईस्ट एशिया से किया जाएगा, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। कौन सी कंपनी करेगी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आया? इसको कभी कहीं कहीं पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज के लिए। जो भी ट्रेड जो भी ट्रेड इंडिया या साउथ एशिया के साथ किया जाएगा, उसको 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 किसको मोनोपोली दे दिया गया? उसके लिए जो मोनोपोली था वो आपको दे दिया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड द सोल राइट। सोल मतलब सिंगल, राइट्स मतलब अधिकार, मतलब उसको सिंगल अधिकार मतलब सोल राइट्स दिया गया। किस चीज के लिए? मोनोपोली मतलब ट्रेड का। किस चीज का मोनोपोली दिया गया? ट्रेड का। प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इंग्लिश राइवल्स। ठीक है, ताकि जो, देखिए, अब पॉसिबिलिटी ये था कि अगर मान लीजिए बहुत सारे कंपनी को राइट्स दिया जाता कि आप ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ, तो यहाँ पर एक दिक्कत आती। एक दिक्कत ये आती कि क्या होता है, वहाँ पे राइवल्स क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे राइवल्स जो थे वो पहले से ही क्रिएट थे। वो राइवल्स कौन थे? अदर कंट्री थे, जैसे द डच थे, द फ्रेंच थे, द पोर्तुगीज थे। आपको सबसे पहले पता है कि इंडिया में पोर्तुगीज आए थे। इंडिया में सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे। ठीक है, तो ताकि राइवल्स क्रिएट ना हो, इंटरनल राइवलरी ना हो, इसके लिए जितना भी मोनोपोली था, जितना भी ट्रेड मोनोपोली था, वो किसको दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC को दे दिया गया। समझ में आया यहाँ तक? अब इनका एम्बिशन क्या था? इनका इनका काम क्या था? इनका काम था कि उनका गोल था कि इंडिया आना, इंडिया आने के बाद क्या करना? स्पाइसेस मतलब मसाले, सिल्क, कॉटन, इंडिगो और सॉल्ट पीटर। तो ये क्या करते थे? वो बोट से इंडिया आते थे, यहाँ से सिल्क, सॉल्ट, स्पाइसेस खरीदते थे और यहाँ से ले जाते थे। ठीक है, उसके बदले हम लोगों को वो क्या दिया जाते थे? गोल्ड दिया जाते थे। इसी कारण इंडिया को सोने की चिड़िया भी हम लोग करते थे। याद है? आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया को हम लोग सोने की चिड़िया कहते थे। इंडिया को हम लोग सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? क्योंकि हमारे यहाँ से हम लोग ट्रेड में एक्सपोर्ट्स करते थे। एक्सपोर्ट क्या करते थे? स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे, सिल्क एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, इंडिगो एक्सपोर्ट करते थे। और इम्पोर्ट में हम लोग क्या करते थे? इम्पोर्ट में हम लोग मेनली हॉर्सेस इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, हाँ, गोल्ड इंपोर्ट करते थे, सिल्वर इंपोर्ट करते थे। तो ये सब हमारा इंपोर्ट था। तो ये डिफरेंसेस है, समझ में आ रहा है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का गोल क्या था? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं हम लोग कि अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी बना। ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ 1600 में। 1600 सीई। सीई मीन्स कॉमन एरा, सीई मीन्स कॉमन एरा, BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनके तैयार हो जाती है, लेकिन वो इंडिया आती है 1608 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में बनके तैयार हुई 1600 कॉमन एरा में। और वो इंग्लैंड का आई, सॉरी, इंडिया का आई है, इंडिया वो आई है 1608 में, 1608 में। किसके अंडर में? एक सवाल आएगा कि कोई कैप्टन होगा, तो उस कैप्टन का क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। यहाँ पे हॉकिंस कुकर वाला हॉकिंस होता है ना, वही हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंस कुकर होता है ना, हाँ, वही हॉकिंस। तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में किसके अंडर आई थी? कैप्टन हॉकिंस के द्वारा। ठीक है,
अब देखिए क्या होता है ना कि जब हॉकिंस आते हैं, हॉकिंस आते हैं तो सूरत पे रुकते हैं। तो वहाँ पे पहले से पोर्तुगीज का वहाँ पर कब्जा था, पहले से ही पोर्तुगीज थे, वो ट्रेड कर रहे थे इंडिया के साथ, ठीक है। तो वो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश के लोग आए, उन्होंने कहा कि हम भी ट्रेड करेंगे। तो पोर्तुगीज कहे कि हम आपको ट्रेड क्यों करने थे। तो उन्होंने क्या किया, पहले से जो लोकल लॉर्ड्स हैं उनको पहले से ही पैसा वगैरह कुछ खिला के इनको भगा दिया, ठीक है। भगा दिया तो क्या होता है कि 1608 में वो बाहर चले जाते हैं। उसके बाद पोर्तुगीज और ब्रिटिश के बीच में कुछ लड़ाइयाँ होता है, जो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपको क्लास 10th में पढ़ना है या 9th में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग ये जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अंडर में थी। तो सबसे पहले जो अराइवल हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो 1608 में हुआ था। किसके अंडर हुआ था? कैप्टन हॉकिंस के अंडर हुआ था। ये नाम याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव इन इंडिया अंडर विच कैप्टन, दैट इज कैप्टन हॉकिंस, इन विच ईयर 1608, ठीक है। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया आने के बाद वहां पे क्या हुआ कि फैक्ट्री सेटअप किया गया। फैक्ट्री कहाँ कहाँ सेटअप किया गया? तो सबसे पहला फैक्ट्री सेटअप किया गया है आपका सूरत में, ठीक है। सूरत में सेटल किया गया है, मसूलीपट्टनम में सेटल किया गया है, बालासोर में सेटल किया गया, हुगली में सेटल किया गया है, ठीक है। अंडर द प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ मुगल एम्पायर। तो इसके अलावा है कि इसके अलावा जो है कि 1668 में इसके अलावा क्या हुआ कि आगे फर्दर डेवलपमेंट भी हुआ, जिसमें 1668 में किंग चार्ल्स टू जो थे, उन्होंने फर्दर जो है वो ब्रिटिशर्स को राइट दिया ताकि आप फर्दर फैक्ट्री सेटअप कर सके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस चैप्टर का जो नोट्स है वो आप लोगों को इस चैप्टर का जो नोट्स है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जाएगा, या फिर जो स्कूल की HDPS जो स्कूल की ऐप है उस पर भी शेयर किया जाएगा। और आज के लिए हम लोग इतना जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो फारूकी फरमान क्या था, जिसमें आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉपर राइट दिया गया। इसके अलावा हम लोग अगले में पढ़ेंगे कि यूरोपियन ट्रेड ड्राइवर्स कौन कौन थे। यूरोप के जो ट्रेड हो रहा था इंडिया के साथ, उसमें राइवलरी हो रही थी, हम आपको पहले भी बताते। फ्रेंच थे, डच थे, पोर्तुगीज थे। तो ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।